कॉलेज में सब तरफ खुशनुमा माहौल था। वह भी अपने अगले लेक्चर को अटेंड करने के लिए कैंटीन से निकलने ही वाली थी कि तभी एक जोरदार धमाके की आवाज हुई और सब तरफ भगदड़ सी मच गई। अचानक एक के बाद एक धमाके हो रहे थे और साथ ही गोलियों की गड़गड़ाहट चारों तरफ गूंजने लगी। हर तरफ लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, अपने आप को बचाने के लिए यहाँ वहाँ भाग रहे थे। वह भी टेबल के नीचे घुसकर बैठ गई। उसे पहले तो समझ ही नहीं आया कि आखिर यह कॉलेज में हो क्या रहा है कि तभी किसी ने चिल्लाकर कहा कि आतंकवादी हमला हुआ है, जो स्टूडेंट को पकड़कर मार रहे हैं और बंधक भी बना रहे हैं। यह सुनते ही डर के मारे उसके हाथ पैर कांपने लगे और गला सूखने लगा। कुछ पलों में ही उसका पूरा परिवार उसकी आंखों के सामने दिखने लगा। उसे अपनी मौत नजर आ रही थी। कुछ देर तक तो वह वहीं टेबल के नीचे छुपी बैठी रही, लेकिन उसे लगा कि शायद यहाँ वह आतंकवादी उसे आराम से पकड़ लेंगे। इसीलिए खुद को बचाने की खातिर वह वहां से धीरे से निकलकर जैसे ही आगे बढ़ी कि तभी पीछे से किसी ने उसके बंदूक रख दी। डर के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर ली और बुरी तरह से रोने लगी। वह इतनी घबरा गई थी कि उससे खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा था और तुरंत ही घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई कि तभी उस बंदूकधारी ने उसके ठीक माथे के ऊपर बंदूक का ट्रिगर रख दिया और वह आंखें बंद किए लगातार रो रो कर जान की भीख मांग रही थी। फिर अचानक बंदूक लोड करने की आवाज आई। वह समझ गई कि अब उसे गोली मार दी जाएगी। इस डर से उसने तुरंत अपनी आंखें खोली और सामने खड़े आदमी को देखते ही उसका दिल मुंह को आ गया, क्योंकि वह तो क्या बोलकर गई है अनीता, जिसके बाद से तुमने मुंह ही लटका लिया है। उसकी बहन रिया ने उसकी शक्ल देखकर पूछा जब दोपहर के 12 बज रहे थे। कह रही है तुमने कॉलेज में टॉप किया है, फिर भी इसी शहर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। मैंने देखो मुंबई की महंगी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है और मेरे नंबर तुमसे कम थे। मेरे मुंह में मिठाई भी डाली। वो उदास चेहरा बनाए बता रही थी। उसकी दीदी ने ना में सिर हिलाकर उसे पास बिठा लिया। प्रतिभा सबसे छोटी और सबकी लाडली थी। जरा सी बात पर रो देती थी। ऊपर से पापा ने उसे सबसे ज्यादा दुलार दिया था। मेरी प्यारी बहन, तुम पढ़ाई किसी से मुकाबले के लिए थोड़े कर रही हो। तुम पढ़ाई अपने लिए कर रही हो, हमारे लिए कर रही हो। वो उसके गाल सहलाकर बोली तो प्रतिभा भी हाँ में सिर हिलाने लगी। प्रतिभा बोली, दीदी पढ़ाई जिस वजह से भी कर रही हूँ, लेकिन मैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना डिजर्व करती हूँ। मैंने टॉप किया है। क्या टॉप करने वाले ऐसी लोकल सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं? दीदी ये तो मेरे साथ नाइंसाफी है। उसने ना में सिर हिला दिया और अब एक नई जिद पकड़ ली थी। उसे महंगी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना ही है। रिया बोली, पापा तुम्हारी फीस कैसे भरेंगे? प्रतिभा, कभी सोचा है? रिया ने जब सीरियस बात की तरफ ध्यान दिलाया तो वो उसका चेहरा देखने लगी। इतने में अंजलि कमरे में आई। अंजलि बोली, अरे ये मैडम कब से सोचने लगी कि इन्होंने हमसे बेहतर पढ़ाई कर ली है। अंजलि प्रतिभा से बड़ी थी। सबसे बड़ी रिया थी, उससे 5 साल छोटी अंजलि और फिर 3 साल छोटी प्रतिभा थी। तीनों बहनें आपस में समझाती मनाती थीं, लेकिन अक्सर प्रतिभा और अंजलि की बहस छिड़ जाती थी क्योंकि उम्र में फर्क कम था, जबकि रिया तो जैसे उनकी माँ बन जाती थी। प्रतिभा बोली, तुमने खुद पढ़ाई नहीं की, जबकि पापा ने कहा था कि डॉक्टरी पढ़नी हो तो बिना झिझक एडमिशन ले लो। तुम ही निकम्मी निकली। उसने गुस्से से अंजलि को सुना दिया। रिया दोनों के बीच में आ गई। रिया बोली, अंजलि क्यों तंग कर रही हो इसे? वैसे ही वो अनीता की बातों से परेशान है, तुम और परेशान कर रही हो। रिया प्रतिभा को समझ सकती थी। वो पढ़ाई से जुनून की हद तक मोहब्बत करती थी। ये मामला उसके लिए जीने मरने जैसा था। अंजलि ने तो अलग राह चुन ली थी, वरना प्रतिभा को और कड़वे शब्द कह देती। रिया ने कहा, पापा को जानती हो ना प्रतिभा, वो उसूलों के पक्के हैं
कभी पैसों के लिए गलत रास्ता नहीं अपनाएंगे। प्रतिभा बोली, मैं पापा की पाई पाई चुका दूंगी। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद मैं जॉब भी करूंगी, अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी। मैं पापा पर बोझ नहीं बनूंगी। सच में दीदी, दोनों अपनी अपनी जगह सही थी, लेकिन समझ से बाहर था कि ये मसला कैसे हल होगा। रात के खाने पर पापा ने जब प्रतिभा को नहीं देखा तो उसके बारे में पूछा। रिया ने बताया कि वो कमरे में है। पापा खाने से पहले उठकर उसके कमरे में चले गए। प्रतिभा बिस्तर पर लेटी माथे पर हाथ रखे थी। बबीता जी बोली, अपने पापा को बताने की क्या जरूरत थी? अब वो इन्हें ब्लैकमेल करेगी। उसे हमारी फिक्र नहीं है, कम से कम तुम दोनों ही उसे समझाया करो। बबीता जी ने अपने पति को बिना खाना खाए उठ जाने पर रिया और अंजलि को डांट दिया। अंजलि बोली, मैं तो उसे डांट रही थी, दीदी ने बचा लिया, वरना सही से अकल ठिकाने लगाती उसकी। बड़े शहर जाकर पढ़ाई करनी है, सिर्फ ताऊ की फैमिली से मुकाबला करने के लिए। अंजलि का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसे प्रतिभा की जिद बिल्कुल पसंद नहीं थी और कुछ ऐसा ही हाल बबीता जी का था। उन्हें अपने पति को परेशान देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और प्रतिभा की वजह से ही अक्सर घर में परेशानी खड़ी होती थी। उसे अच्छे कपड़े से लेकर हर चीज अच्छी चाहिए होती थी। तभी पापा प्रभास जी उसके पास कुर्सी खींचकर बैठ गए। प्रतिभा जानती थी कि पापा उसके बिना खाना नहीं खाएंगे और अब उसे अपनी बात कहने का मौका मिल जाएगा। प्रभास जी ने नरमी से पूछा, खाना क्यों नहीं खा रही? उन्होंने उसके माथे से हाथ हटाते पूछा तो वो फौरन उठकर बैठ गई। प्रतिभा बोली, पापा मेरे साथ ना इंसाफी हो रही है। उसने आंसू भरी आंखों से कहा तो पापा हैरान रह गए। प्रभास जी ने परेशान होकर पूछा, कैसी नाइंसाफी? और कौन है जो मेरे रहते तुमसे बुरा बर्ताव करेगा? प्रतिभा बोली, पापा मैंने टॉप किया है और देखिए मैं इस शहर की सस्ती यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रही हूँ, जबकि ताऊ की बेटी ने बस पासिंग मार्क्स से एग्जाम निकाला है और वो मुंबई की यूनिवर्सिटी जा रही है। ये नाइंसाफी नहीं है क्या? मैं डिजर्व करती हूँ पापा। वो आंसू बहाकर रोने लगी तो प्रभास जी ने गहरी सांस लेते हुए उसका सिर थपथपाया। प्रभास जी बोले, हाँ सही कह रही हो मेरी बच्ची, तुम एडमिशन की तैयारी करो, मैं कुछ करता हूँ। उनके कहते ही प्रतिभा गम भूलकर उनके सीने से लग गई। प्रतिभा बोली, आप दुनिया के बेस्ट पापा हैं। उसकी बात सुनकर प्रभास जी मुस्कुराने लगे। उन्होंने प्यार से कहा, मेरी बच्ची मेरा गर्व है। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी बेटी कभी मेरा सिर शर्म से झुकने नहीं देगी। वो मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाने लगी, बिना ये जाने कि आगे चलकर वो अपने पापा को कितनी परेशानियों में डालने वाली है। उसने अपनी जिद पूरी करने की इजाजत पा ली। बबीता जी ने दोनों को आते देखा तो पूछा। प्रतिभा के चेहरे से साफ था कि उसने बात मनवा ली है। प्रभास जी ने कहा, जी हाँ, मेरी लाडली डिजर्व करती है। एंट्री टेस्ट के बाद प्रतिभा हॉस्टल में रहेगी, मैं सब इंतजाम कर लूँगा। उन्होंने प्रतिभा के खिलखिलाते चेहरे की तरफ देखकर बताया। वो बहुत खुश थी। वो अंजलि और रिया को आगे की प्लानिंग बता रही थी और वो दोनों भी उसे खुश देखकर खुश हो गईं। जो सुबह से मुंह फुलाए बैठी थी वो जिद्दी थी, लेकिन उसकी खुशी उनके लिए अनमोल थी। जबकि बबीता जी चिंता से प्रभास जी को देख रही थी कि इतनी बड़ी रकम का इंतजाम वो कैसे करेंगे। उनका गुजारा जैसे तैसे हो रहा था, यही काफी था। और अब प्रतिभा की फीस, हॉस्टल का खर्चा सोच सोच कर बबीता जी परेशान हो रही थी। लेकिन प्रभास जी को सबसे ज्यादा फिक्र अपनी बेटी की खुशी की थी। रिया बोली, वाह भाई, मेरी बहन ने टेस्ट क्लियर कर लिया। उसने उसके गले लगकर कहा, जो हॉस्टल शिफ्ट होने की तैयारी कर रही थी। तभी अंजलि कमरे में आई और बोली, मम्मी कह रही थी प्रतिभा का भरोसा मत करना, बड़े शहर जाकर भूल जाएगी और हमसे नाता तोड़ देगी। उसने मजे से पापड़ खाते बताया तो प्रतिभा का मुंह खुला का खुला रह गया। रिया बोली, तुम्हें हर बात आकर न्यूज रिपोर्टर की तरह बतानी जरूरी होती है। मेरी बहन खुश है, खुश रहने दो, वो हमें नहीं भूलेगी। मम्मी को बस बहम है। उसने मुस्कुराकर प्रतिभा पर भरोसा जताते कहा तो सब हंस पड़े। उसी रात उसकी टिकट थी। बस से वो मुंबई जा रही थी। प्रभास जी उसे बस स्टॉप तक छोड़ने आए थे। सबने उसे मुस्कुराकर अलविदा कहा।
वो चेहरे को दुपट्टे से ढककर रात 10 बजे तक हॉस्पिटल पहुंच गई थी। जब वो कमरे में दाखिल हुई तो उसकी रूममेट अभी तक नहीं आई थी। उसे सोचकर हल्की टेंशन होने लगी कि उसकी रूममेट कैसी निकलेगी। उसने गहरी सांस ली और कमरे को अपनी मर्जी से सजाने संवारने लगी। उसकी रूममेट करीब 12 बजे पहुंची। आज पहली बार हॉस्टल ज्वाइन करने वाली लड़कियों को लेट आने की छूट दी, लेकिन गेट से अंदर आते ही एक मोटी सी वार्डन आंटी ने साफ कह दिया था, कल से 7 बजे के बाद 1 मिनट भी देर हुई तो बाहर ही रात गुजारनी पड़ेगी, दरवाजा नहीं खुलेगा। प्रतिभा का पहला दिन था। वो डर गई थी। वो अभी सो ही रही थी कि किसी ने उसे हिलाकर उठाया। हेलो, मैं प्रमिला हूँ। तुम कौन? रूममेट ने सुबह का इंतजार करना ठीक नहीं समझा और रात में ही उठाकर अपना परिचय दिया। प्रतिभा ने आंखें मलते हुए मासूमियत से कहा, मैं प्रतिभा हूँ, यूनिवर्सिटी पढ़ने आई हूँ। ये सुनकर प्रमिला हंस पड़ी। अरे, यहाँ जो भी लड़कियाँ आई हैं सब पढ़ने ही आई हैं। क्या अजीब बात कह दी तूने। ताली मारो। प्रमिला हंस हंस कर लोटपोट हो गई। प्रतिभा मुंह फुलाकर उसे देखने लगी। चलो मैडम, तुम्हारी जान छोड़ दी, अब सो जाओ, प्रमिला मुस्कुराकर बोली और लेट गई। प्रतिभा को भी नींद बहुत आ रही थी। वो तुरंत सो गई। प्रमिला भी सो गई। कमरे में चांदनी के अलावा दोनों के खर्राटों की आवाजें गूंज रही थी, जैसे दोनों खर्राटे लेने में आपस में मुकाबला कर रही हों। सुबह होते ही नए दिन की शुरुआत हुई। प्रतिभा और प्रमिला कैंपस पहुंची, जहां प्रमिला ने अपनी दोस्तों से प्रतिभा का परिचय करवाया। धीरे धीरे प्रतिभा की दोस्ती प्रमिला के अलावा तनु और पूनम से हो गई। चारों का एक ग्रुप बन गया। तीनों लड़कियां बहुत अमीर घरानों से थीं। उनके कपड़े से लेकर हर चीज ब्रांडेड थी। अचानक प्रतिभा को हीनता महसूस होने लगी। वो अपने जूतों से लेकर बाकी चीजें छुपाने की कोशिश करने लगी। न्यू एंट्री वालों में हर कोई ऐसा लग रहा था मानो फैशन शो में आया हो। वो हैरानी से सबको देखती और मुंह फुलाए चलती रही। सोचने लगी, क्या हो जाता अगर मैं भी अमीर होती। फिर खुद को समझाया और क्लास की तरफ बढ़ गई। चारों की क्लासें अलग थीं। छुट्टी के वक्त एक दूसरे का इंतजार करती, धीरे धीरे मिलती और फिर पूनम की गाड़ी में घूमते हुए हॉस्टल आ जाती, जबकि पूनम और तनु तो अपने अपने घर चली जाती। प्रमिला के माँ बाप बाहर रहते थे, इसीलिए वो हॉस्टल में रहने को मजबूर थी। पूनम और तनु के घर पास ही थे। यूनिवर्सिटी आए प्रतिभा को 1 महीना हो गया था। उसकी सिर्फ दीदी से फोन पर थोड़ी बहुत बात होती थी। उसे घर वालों की याद बहुत आती थी, लेकिन छुट्टियां सेमेस्टर खत्म होने के बाद ही मिलती। प्रतिभा उदास हो जाती थी। तब तीनों ने प्लान बनाया। हॉस्टल के वार्डन से छुपकर प्रतिभा को बाहर ले गए। प्रमिला ने उसे जबरदस्ती खिड़की से निकाला और दोनों गली में कूद पड़ी। पागल हो गई हो प्रमिला, ये क्या कर रही हो? चलो वापस चलते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। प्रतिभा की बात पूरी हुई ही थी कि तनु और पूनम भी आ गईं। क्या हुआ हमारी हसीना को? पूनम ने हाँफते हुए कहा, क्योंकि पतली गली में गाड़ी खड़ी करके वो दौड़ती हुई आई थी। प्रमिला बोली, उदास है आज, इसे बाहर की सैर कराते हैं। प्रतिभा वापस हॉस्टल लौटने ही वाली थी कि तीनों ने उसे गोदी में उठाकर पकड़ लिया। पूनम ने उसका मुंह दबा दिया। तनु बोली, अब ये हमारी कैदी है। प्रतिभा गुस्से में बोली, मैं तुम तीनों से बात नहीं करूंगी। तनु हंसकर बोली, मत करना, लेकिन याद रखना उन नज़ारों में खोकर तू हमें भूल जाएगी। और सचमुच वही हुआ। प्रतिभा सैर में इतनी खुश हुई कि हॉस्टल का नाम भी भूल गई। जब वो वापस लौटी तो बहुत खुश थी। उसकी खुशी देखकर तीनों भी खुश हो गईं। धीरे धीरे वो मासूम प्रतिभा तीनों की जान से प्यारी बन गई। फिर परीक्षा शुरू हुई। प्रतिभा और उसकी दोस्त पढ़ाई में व्यस्त हो गईं। घर से फोन आता तो प्रतिभा कह देती पढ़ाई कर रही हूँ, जबकि सच ये था कि उसे अब ये नई जिंदगी इतनी भाने लगी थी कि पुरानी जिंदगी को भूलने लगी थी। एग्जाम खत्म होते ही दोस्तों का घूमना फिरना बढ़ गया। प्रतिभा जो घर में रहने वाली लड़की थी, अब आज़ादी को घूमने फिरने में समझने लगी थी। एग्जाम्स के बाद तनु और पूनम अपने घर जा रही थी। इस बीच पूनम ने कहा, चलो मेरे घर चलते हैं, अभी टाइम है, फिर मैं खुद छोड़ दूंगी। उसके बहुत जोर देने पर तीनों उसके घर चली गईं। प्रतिभा ने इतना बड़ा बंगला देखा तो दंग रह गई। वो हैरानी से चीजें देखती पीछे पीछे चल रही थी। प्रतिभा, जल्दी आओ,
तनु ने आवाज दी। प्रतिभा ने अपने चेहरे के हाव भाव बदले और अंदर चली गई। लिविंग रूम में बैठते ही स्नैक और चाय की ट्रॉली आ गई। प्रमिला ने प्रतिभा के ना उठने पर खुद उसके लिए चाय और खाने की चीजें निकाल दी। प्रतिभा सोच रही थी कि वो क्या बताए कि उसे इस तरह चाय बनाना आता ही नहीं। वो तीनों आपस में बातें कर रही थी और प्रतिभा गर्दन घुमाकर हर चीज देख रही थी कि अचानक मेन डोर खुला और दो लोग अंदर आए। आदित्य, मैं कह रही हूँ ना, व्हाइट कलर सबसे अच्छा रहेगा सगाई के लिए। लड़के के पीछे आती लड़की बोली। अरे तुम सब भी यहाँ हो? लड़की ने चारों को देखकर कहा। आदित्य ने नजर उठाकर देखा। तीनों ने हेलो बोला। लड़की ने जिज्ञासा से पूछा, ये नई लड़की कौन है? क्योंकि वो पहले दो से मिल चुकी थी, लेकिन तीसरी यानी प्रतिभा को पहली बार देख रही थी। यह नई दोस्त है प्रतिभा। पूनम ने उसका परिचय करवाया, लेकिन आदित्य की उस पर ठहरी नजरें उसे बेचैन कर गईं। वो अपनी मंगेतर के बुलाने पर चला गया तो पूनम ने बताया कि इन दोनों की सगाई होने वाली है। कपड़ों के बारे में बात कर रहे थे। जाते जाते भी आदित्य ने प्रतिभा को मुस्कुराकर देखा था। उसने इग्नोर कर दिया। शायद बड़े लोग ऐसे ही करते हैं। वो सीधा बस स्टॉप से घर आ गई। घर आकर पता चला कि दीदी की शादी की तैयारियां चल रही हैं। प्रभास जी परेशान थे कि शादी के पैसे कहाँ से आएंगे। सारे पैसे तो प्रतिभा के एडमिशन में लग गए थे। वो खुद भी परेशान हुई, लेकिन फिर अचानक जाने कहाँ से पैसों का इंतजाम हो गया और 5 महीने बाद शादी तय हो गई। छुट्टियां खत्म होने पर प्रतिभा वापस जा रही थी। प्रभास जी उसे बस अड्डे तक छोड़ने आए। मुंबई में बस से उतरते ही उसका पैर मुड़ गया और वो दर्द से फुटपाथ पर बैठ गई। तभी एक लड़का हड़बड़ाकर उसके पास आया और बोला, मुझे छुपा लो, मेरे पीछे गुंडे पड़े हैं। वो हट्टा कट्टा लड़का उस नाजुक सी लड़की के सामने गिड़गिड़ा रहा था। प्रतिभा ने देखा कि कुछ आदमी सच में भागते हुए इधर उधर देख रहे हैं। उसने कहा, यहाँ लेट जाओ, मैं अपनी शॉल तुम पर डाल देती हूँ। उसने उसे फुटपाथ पर लिटाया और सिर से पैर तक शॉल उड़ा दी। फिर ऊंची आवाज में बोलने लगी, हाय मेरा पति, नहीं नहीं, मेरी सहेली का पति गुजर गया। उसके निराशा भरे शब्द सुनकर शॉल के अंदर लेटे लड़के का मुंह हैरत से खुल गया और फिर उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। राह चलते लोग अफसोस से उसे देख रहे थे। कुछ ने उसके सिर पर हाथ रखकर धीरज बंधाया। इतने में वे 6 आदमी वहां पहुंच गए और पूछने लगे, तुमने यहाँ किसी लड़के को भागते देखा? तो वो जोर जोर से रोने लगी, मैं तो दुख में डूबी हूँ, मुझे क्या दिखेगा? हाय मेरा पति, नहीं मेरे पति जैसा नहीं, मेरी सहेली का पति। वो रोते रोते शब्द ढूंढ रही थी कि आखिर उसे क्या कहकर बुलाए। उन आदमियों ने कहा, लगता है लड़की सदमे में है, इसे खुद नहीं पता किसका पति है। उनमें से एक को तरस आया और बोला, चलो आगे चलो, और सब वहां से चले गए। प्रतिभा ने तब जाकर उस लड़के को हिलाया, उठो। उसने कहा, तुम समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं कौन हूँ? अरे तुमने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। आंसू पोंछती प्रतिभा ने पूछा, कौन हो तुम? तो वो खड़ा हो गया और बोला, जल्द ही हमारी अगली मुलाकात होगी, तब तसल्ली से बताऊंगा। उसने मुस्कुराकर कहा और चला गया। प्रतिभा मन ही मन सोचने लगी, ये तो पूछा ही नहीं कि अगली मुलाकात क्यों? क्या दोबारा इसे गुंडों से बचाना है? वो लड़खड़ाती हुई चली गई और पूनम को कॉल की। वो उसे लेने आ गई। सफर आसान से मुश्किल हो गया क्योंकि पूनम के साथ आदित्य भी था। वो खींच गई। मुंबई आए उसे 2 महीने बीत गए थे कि घर से फोन आया, दीदी की शादी रविवार को है, वक्त पर आ जाना। वो चौंक गई, इतनी जल्दी शादी? लेकिन शादी तो हो ही रही थी। शुक्रवार शाम यूनिवर्सिटी से निकलकर वो घर के लिए रवाना हुई। रविवार को उसका ऑफ था, फिर बाद में लौट सकती थी। घर पहुंची तो पता चला दीदी के ससुर का आखिरी वक्त है, इसीलिए शादी सादगी से की जा रही है। वो तैयार हो गई। वहां सिर्फ ताऊ का परिवार और दीदी के ससुराल वाले थे। बाहर से किसी को नहीं बुलाया गया। अनीता का अंदाज हमेशा की तरह अलग था। प्रतिभा यूनिवर्सिटी में देख चुकी थी कि उसका एक बॉयफ्रेंड था। ताऊ जो प्रभास जी को बहुत धर्म उपदेश देते थे। 3 बेटियां हैं, संभल कर चलना। लेकिन उनकी बेटी क्या क्या कर रही थी ये
ये सब प्रतिभा ने बताना ठीक नहीं समझा। शादी रविवार को हो गई। प्रतिभा बहुत प्यारी लग रही थी। रिया ने तो शर्माने का रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। प्रतिभा उसे जीजा जी के नाम से छेड़ रही थी। अगले दिन को जब वो वापस लौटी तो काफी खुश थी। रास्ते में उसे अनजान नंबर से कॉल आई। कैसी हो प्रतिभा? उसे लगा ये आवाज कहीं सुनी है। उसने झट से पूछा कौन? तो जवाब आया, मुझे पता था आप नहीं पहचानेंगी, मैं आदित्य, पूनम का भाई, आपसे दोस्ती कर सकता हूँ। सीधी बात सुनकर प्रतिभा को गुस्सा आ गया। मैं लड़कों से दोस्ती नहीं करती, उसने साफ लहजे में कहकर कॉल काट दी। पीछे खड़ी पूनम जोर से हंस पड़ी। मैंने कहा था ना ये तुम्हारे टाइप की नहीं है, मेरी दोस्त से दूर रहो। अपनी बहन की ये बात आदित्य को चुनौती लग गई। उसने ठान लिया कि प्रतिभा से मोहब्बत का इजहार करवा कर रहेगा। लेकिन कई दिन कॉल करने के बाद उसे समझ आया कि प्रतिभा इस तरह की लड़की नहीं है, तो उसके अंदर गुस्सा भड़क उठा। उसकी खुद की सगाई हाल ही में हुई थी, लेकिन अपनी आदत से वो बाज कहाँ आने वाला था। यूनिवर्सिटी आकर वो प्रतिभा से बात करने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया। उन तीनों सहेलियों की दबी दबी हंसी ने आदित्य के अंदर आग लगा दी। उन्होंने तय किया कि आदित्य का जिक्र करके प्रतिभा का मूड खराब नहीं करेंगे। आदित्य गुस्से में बड़बड़ाया, मैं इस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, समझती क्या है खुद को। एक दिन जब उसे प्रतिभा की फीस भरने आए, उसके पापा प्रभास जी नजर आए। वो वहीं जा पहुंचा। प्रतिभा बात करके जाने ही वाली थी कि वो सामने आ गया। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं तुमसे माफी चाहता हूँ कि तुम्हारे पीछे पड़ा रहा। तभी उसके पापा प्रभास जी उसे किसी लड़के के साथ देखकर ठिठक गए। आदित्य ने जानबूझकर अपना रुख उनकी ओर रखा ताकि प्रतिभा ना देख पाए। वो बोली, मेरे रास्ते से हटो, और जाने लगी। तभी आदित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, आई लव यू प्रतिभा, आई रियली लव यू। यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट ने भी ठहर कर ये दृश्य देखा और उसके पापा प्रभास जी के होंठ कांप उठे। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। आदित्य मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। प्रतिभा परेशान खड़ी की खड़ी रह गई। प्रभास जी अपने फैसले से पलट गए। उन्हें अपनी बेटी पर बड़ा भरोसा था कि वो उनका नाम कभी झुकने नहीं देगी, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए थे कि वो बेवजह प्रतिभा के सामने अजीब अजीब बातें करने लगे। एक रात वो अचानक हॉस्टल पहुंच गए। उस वक्त प्रतिभा के दूसरे सेमेस्टर की तैयारी चल रही थी। उन्होंने आते ही कहा, अपना सामान बांध लो, हमें जाना है। प्रतिभा तो हैरान रह गई, मुंह खुला का खुला रह गया। जैसे तैसे वो घर आ गई। घर आते ही बात सामने रख दी गई, अंजलि के बाद प्रतिभा की शादी कर देंगे, कोई ठीक ठाक रिश्ता देख लो। ये सुनकर बबीता जी एकदम चौंक गईं। वो समझ गईं कि कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से प्रभास जी इतना जल्दी कर रहे हैं, लेकिन वो बताने से बच रहे थे। जब ये बात प्रतिभा तक पहुंची तो वो अंदर तक हिल गई। उसने माँ से पूछा भी कि आखिर ये अचानक शादी क्यों। तभी अंजलि ने उसके कंधे पकड़कर पूछा, क्या सच में तुम किसी लड़के से मिल रही थी? प्रतिभा तमतमाई, अंजलि मैं वहां पढ़ने गई थी, इश्क करने नहीं। प्रतिभा को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे और क्यों हो गया। फिर वही हुआ जिसकी उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। उसी दिन जब आदित्य की शादी थी, उसी दिन उसका भी ब्याह कर दिया गया। प्रतिभा को जल्दी जल्दी तैयार कराया गया। वो बहुत सुंदर लग रही थी। अंजलि ने उसके माथे को खूबसूरत लाल रंग के भारी भरकम दुपट्टे से ढक दिया। पंडित जी आए और सब रस्में हुई। प्रभास जी की हालत ऐसी थी जैसे उनकी जान अटकी हुई हो। बस डर यही था कि कहीं प्रतिभा मना ना कर दे, लेकिन प्रतिभा चुप रही। उसे समझ आ गया था कि आदित्य की चाल काम कर गई है। किस्मत ने बहुत बुरा धोखा दिया था उसे। उसने ना तो दूल्हे का नाम जाना और ना ही चेहरा देखा। विदाई के वक्त उसकी आंख से एक भी आंसू नहीं टपका। सब हैरान थे कि छोटी बेटी की इतनी जल्दी शादी क्यों कर दी, लेकिन लड़के की माँ ने कह दिया हमें जल्दी थी। विदाई होकर जब प्रतिभा अपने नए घर पहुंची तो उसने देखा भी नहीं कि कहाँ आई है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो जिंदा लाश बन गई है। उसे कमरे के बीचों बीच सजा दिया गया। इधर लोग हंस रहे थे, गा रहे थे, खुशियां मना रहे थे, लेकिन प्रतिभा को कुछ समझ
समझ नहीं आ रहा था। उसे बैठे आधा घंटा हुआ था कि दरवाजा खुला और उसका पति कमरे में आया। वो उसके सामने आकर बैठ गया और बिना कुछ कहे घूंघट हटा दिया। प्रतिभा का सजा धजा चेहरा सामने था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, पहली ही नजर में समझ गया था कि तुमसे खूबसूरत कोई नहीं। कहा था ना, जल्दी ही फिर मुलाकात होगी, लेकिन ऐसे अपनी सुहाग रात पर मिलोगी ये नहीं सोचा था। प्रतिभा झटके से ऊपर देखने लगी। तुम? वो वही था जो बस स्टॉप पर मिला था। उसने हैरानी से पूछा, क्या तुमने शादी के बाद मुझे देखा नहीं? प्रतिभा ने गुस्से में कहा, नहीं, मैं तो तुम्हारा नाम भी नहीं जानती और मेरे पास मत आना गैंगस्टर कहीं के। उस दिन मुझे उल्लू बना रहे थे। उसे अचानक याद आया और वो बेड पर खड़ी हो गई। रजत गहरी सांस लेकर उसे देखने लगा। अब किसने कह दिया कि मैं गैंगस्टर हूँ? प्रतिभा ने तमतमाकर कहा, ओहो, पुलिस थाने के बाहर तुम्हारी तस्वीर देखी थी जिस दिन हॉस्टल से घर आ रही थी। अगर पता होता कि तुमसे मेरी शादी हो रही है तो मैं मना कर देती। वो गुस्से में बोल रही थी और रजत ने उसे बैठाने की कोशिश की। वह बोला, अच्छा तो तुमने मेरी तस्वीर देख ली? प्रतिभा चिल्लाई, छोड़ो मुझे मनहूस गैंगस्टर। उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश की लेकिन अचानक लड़खड़ा गई और सीधे रजत के ऊपर गिरी। रजत ने उसे बाहों में थाम लिया और नजदीक से देखने लगा। उसने उसके चेहरे की तरफ हाथ बढ़ाया। प्रतिभा ने जोर से धक्का दिया। वो पीछे हुआ तो प्रतिभा बेड के दूसरी तरफ जा बैठी। प्रतिभा ने गुस्से में बेड पर रखी चीजें उठाकर फेंकनी शुरू कर दी। रजत ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, अपनी हद में रहो प्रतिभा। मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन ये भी मत भूलो कि उस लड़के ने तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की थी। ये सुनकर प्रतिभा बेड पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। मेरी पढ़ाई बर्बाद कर दी उस नीच कमबख्त ने। उसकी आवाज कमरे में गूंज रही थी। रजत ने सिर पकड़ लिया। मन में तो आया कह दे, तुम बहुत बुरा रोती हो, लेकिन बोला नहीं। उसने बस इतना कहा, प्लीज रोना बंद करो। प्रतिभा रोते रोते चिल्लाई, उसने मेरे साथ बुरा किया और तुमने भी धोखा दिया। मेरी शादी एक गैंगस्टर से कर दी। पापा, आपने क्या कर दिया? वो जोर जोर से रो रही थी। रजत ने मन ही मन सोचा, इसका दिमाग ही ढीला है, लेकिन बोला कुछ नहीं। तभी उसके नाक से पानी बहने लगा। रजत ने अपनी बाजू से साफ कर दिया। वो खुद हैरान रह गया। प्रतिभा रोते रोते बोली, तुम तो गैंगस्टर हो, एक नाक के बुलबुले से डर गए? यह सुनकर रजत तो जैसे बेहोश ही होने वाला था, लेकिन तुरंत याद आया कि वह एक खतरनाक और मशहूर गैंगस्टर है। वो कैसे इस लड़की से हार सकता है? उसने नरमी से कहा, प्रतिभा, चाहे हालात कैसे भी हों, मैं तुम्हें अपनी पत्नी मानता हूँ। उसने उसे कंधे से लगाने की कोशिश की। प्रतिभा झटक कर बोली, दूर रहो, मैं अभी बहुत छोटी हूँ। रजत के होठों पर हल्की मुस्कान आई। छोटी हो लेकिन सब समझती हो, इधर आओ। उसने मुस्कुराकर पुकारा। प्रतिभा ने ना में सिर हिलाया। रजत ने अंग्रेजी में कहा, आई सेड कम हेयर माई गर्ल। प्रतिभा चिल्लाई, नहीं, तुम गैंगस्टर हो। मैं किसी को बता भी नहीं सकती। सब मेरी हंसी उड़ाएंगे कि देखो प्रतिभा की शादी एक गैंगस्टर से हुई है। उसने जो रोना धोना डाला हुआ था वो रजत के लिए बहुत मुश्किल टास्क था। उसे कोई भी काम पूरा करने के लिए प्लान बनाने में 10 मिनट लगते थे और वो लड़की जिसे वो मासूम समझता था उसने पूरे 2 घंटे से रोना डाला हुआ था। यार, कपड़े तो बदल लो, उसने जजमेंटल होते हुए कहा। उसे कितना झटका लगा था रजत को देखकर। वो उदास हुई। तुम्हें इससे क्या? कितने लोगों को मार चुके हो? मेरा कौन सा नंबर है? उसकी बात सुनकर रजत का दिमाग घूम गया। 400 को खत्म कर चुका हूँ, तुम्हारा नंबर 401 है। उसकी बात सुनकर प्रतिभा रोना भूल गई। कपड़े बदल रही हो या मैं खुद कर दूं ये काम? उसे पता था प्रतिभा अब ज्यादा देर उसके सामने नहीं टिकेगी। वो ऐसे गायब हुई जैसे गधे के सर से सींग। रजत उसके जाने पर हंस गया। क्या चीज है ये? सही जगह दिल लगाया है भाई। वो सर पर हाथ फेरकर शीशे में खुद को देखने लगा।
उसका सख्त दिल वाला इंसान न जाने आज कहाँ था। वो खुद भी उसे ढूंढ रहा था, जो प्रतिभा के रहते डर कर कहीं और चला गया था। प्रतिभा बाहर आई, बिना मेकअप का चेहरा, रोने से सूजी आंखें। मुझे आपसे कुछ कहना था। वो तुमसे आप बन गया था। रजत ने भौं उठाई। मुझे ऐसे नहीं जाना है, मेरे सेमेस्टर हैं। उसने अपनी बात कही तो नजरें झुकी हुई थी। चली जाना, मैं क्यों रोकूंगा तुम्हें। उसके इतनी जल्दी मान जाने पर प्रतिभा ने हैरत से उसे देखा। क्या तुम मुझे जाने दोगे। उसने आपसे तुम तक का सफर बड़ी तेजी से कर लिया था। रजत उसके बदलते लहजे को मुस्कुराकर समझने लगा। उसने सिर हिलाया और बोला, हाँ, आदित्य को दूर रखना, वरना तुम पैर तोड़ दोगे ना। तुम गैंगस्टर से और उम्मीद भी क्या रखूं। वो उसकी लाइन पूरी करके बेड पर लेट गई। रजत उस मासूम आफत को देखने लगा। तुम अब मुझे यही ताना मारती रहोगी। उसने नाराजगी से पूछा। एक रात में वो काफी बातें कर चुके थे। नहीं, ताना तो नहीं है, ये तो तुम्हारी जॉब की रैंक है, उसने गंभीरता से कहा। तो रजत ने सिर हिलाया और वॉशरूम चला गया। वापस आया तो मैडम तो गहरी नींद में थी, हाथों में चूड़ियां पहनी हुई थी। रजत पास आया, उसके हाथ में थैली पहनाई ताकि चूड़ी आसानी से उतर जाए। फिर चूड़ियां उतार कर मेज पर रख दी और उसके ऊपर कंबल ठीक किया। उसके बराबर में सोने के लिए लेट गया। लेकिन उस आफत की पुड़िया को देख लेने के बाद वो कैसे सो सकता था। आज वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। रजत उस दिन के बाद से आज पहली बार हंसा था। वो लड़की 2 बार मिलकर ही उसे जिंदगी जीने का मतलब सिखा रही थी। उसने कॉलेज जाने की इजाजत तो दे दी थी, लेकिन दिल में डर भी बैठ गया था। वो जिस फील्ड से था उसमें किसी भी वक्त नुकसान हो सकता था। उसका नुकसान रजत को किसी कीमत पर मंजूर नहीं था। उसने प्रतिभा का सर अपने बाजू पर रखा और उसे अपनी आंखों से देखने लगा। वो कितने फक्र से कह रही थी कि वो अभी छोटी है। रजत उसकी बातें सोच सोच कर मुस्कुरा रहा था। आज से पहले रजत को ये सुकून कभी महसूस नहीं हुआ था। अगले ही दिन रजत की माँ ने रिसेप्शन रख दिया। प्रतिभा ने ड्रेस लेने जाने से इनकार कर दिया। रजत ने जोर नहीं दिया और कहा, जो लाऊंगा वही पहनना पड़ेगा। उसने कहा, बस अपने जैसा बेशरम ड्रेस मत लाना। पहले वो हैरान हुआ, फिर याद आया सुबह उसने माथे पर अपनी छाप छोड़ी थी, जिसकी वजह से वो बेशरम हो गया था। ये भी अच्छा था, बीवी के साथ ऐसे करने पर वो बेशरम बन चुका था। वो अर्जेंटली एक बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस उसके लिए ले आया। उनका रिसेप्शन बहुत शानदार हुआ। सब लोग हैरान थे क्योंकि प्रतिभा भी मुस्कुरा रही थी। उसके पापा संतुष्ट थे कि उनकी बेटी मुंह फुलाकर बैठी नहीं थी। वो दोनों घर आ गए। रजत के आने से पहले वो चेंज करके लेट गई। बैठे बैठे कमर अकड़ गई थी। उसने ड्रेस चेंज कर लिया। रजत का बस नहीं चल रहा था कि क्या कर डाले। उसे सोते से उठाकर पूछा, हाँ तो तुम्हें मुजरा करके दिखाती। उसके पास ना जाने ऐसी बातें कहाँ से आती थी। जो भी दिखाओगी अपने पति को दिखाओगी। चलो अब अच्छा सा डांस करके दिखाओ। वो उसे उसी की बात में फंसाने लगा। क्या कपल डांस करें। अचानक प्रतिभा उठ बैठी। आ जाओ, लेकिन मुझे हथियार इस्तेमाल करने के अलावा कुछ नहीं आता, सिखाना पड़ेगा। रजत की बात सुनकर उसकी सिट्टी पुट्टी गुम हो गई। सो जाएं, मैं भूल गई थी। तुम तो हाँ भाई हाँ, गैंगस्टर हूँ। वो 2 दिन में सैकड़ों बार उसे एहसास दिला चुकी थी कि वो क्या है। हाँ, फिर मुजरे भी देखे होंगे, लड़कियां भी पटाई होंगी। उसकी बात सुनकर रजत का सर घूमने लगा। उसने सर पकड़कर प्रतिभा को लेटाकर अपनी बाहों में भर लिया। तुम बोलती बहुत हो, लेकिन अब तुम अपने हॉस्टल चली जाओगी। वो यही सोच सोच कर परेशान था। और एक प्रतिभा थी जिसे सिर्फ उसके गैंगस्टर होने की पड़ी थी। प्रतिभा ने उसकी तरफ देखकर कहा, हाँ तो वो बोला, मुझे भी कल से काम। वो अभी बोलता कि प्रतिभा बोल पड़ी, किसी को खत्म करने जाना होगा। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मेरे पापा प्रभास जी ने तुमसे शादी क्यों कर दी मेरी। तुम गैंगस्टर हो यार। मैं एक मासूम सी लड़की। वो गुस्से से बोली तो रजत हंस पड़ा। मासूम सी लड़की, मैंने निगाह रखी हुई थी। मालूम हुआ तुम्हारा रिश्ता ढूंढ रहे हैं तो पहुंच गया और बताया कि मैं बिजनेसमैन हूँ। तुम्हारा हाथ मांगा तो मिल गया। तुम्हारी बहन के ससुराल वालों की सपोर्ट भी ले ली थी।
बिजनेस की टोपी पहना दी मेरे पापा प्रभास जी को। वो हैरान होकर बोली, टोपी नहीं थी, सच में करता हूँ। कल से दूसरे शहर जाना है, तुम्हें हॉस्टल छोड़ दूंगा। एक बात का दुख रहेगा, उसने उदासी से कहा। किस बात का? प्रतिभा ने आंखें छोटी करके पूछा। 2 रात सिर्फ तुम्हें देखकर गुजारी, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से तुम छोटी हो। उसकी बात समझ में आई तो उसने रजत को धकेल कर दूर किया और करवट लेकर चेहरा कंबल में छुपा लिया। वो गहरी सांस लेकर सोचने लगा, उसे ये कहने की जरूरत क्या थी। सुबह होते ही दोनों अपनी अपनी तैयारियों में लग गए। रजत की माँ उदास थी। दोनों एक साथ घर खाली करके जा रहे थे। रजत का घर बहुत बड़ा था। प्रतिभा हैरान थी कि पूनम का घर देखकर जहां उसे खुशी हुई थी, वहीं ये घर देखकर पूरी तरह दंग रह गई। वो पूनम के घर से काफी बड़ा था। बाहर बगीचा भी था, लेकिन अभी उसके पास देखने का वक्त नहीं था। वो दोनों मिलकर गाड़ी में सामान रखकर बैठ गए। मैं तुम्हें बहुत मिस करने वाला हूँ, रजत ने कहा तो प्रतिभा उसकी तरफ पलटी। तुम ये काम छोड़ क्यों नहीं देते? मैं अपने दोस्तों को क्या कहूँगी? मेरा पति गैंगस्टर है। वो कब से सोच सोच कर परेशान हो रही थी। रजत उसकी हालत समझ सकता था। तुम भूल रही हो, मैं एक बिजनेसमैन भी हूँ, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा तो प्रतिभा ने गुस्से में पैर पटका। इससे बात करना ही बेकार था। लंबी ड्राइव के बाद हॉस्टल आया तो वो उसे अंदर कमरे तक छोड़ने आया। प्रतिभा ने चैन की सांस ली। प्रमिला वहाँ नहीं थी। अपना ख्याल रखना, मेरी कॉल्स उठाना, ड्रामा करोगी तो खुद यहाँ आ जाऊंगा, उसने गले से लगाकर कहा और बाहर निकल गया। क्या किसी मिशन पर हो? उसने डरते हुए पूछा तो उसने हाँ में सिर हिला दिया और पलटकर चला गया। प्रतिभा परेशान हो गई कि वो उसे कैसे सीधी राह पर लाए। अब वो उसका पति था। प्रतिभा ने बैग टटोला तो देखा उसका मोबाइल घर पर ही रह गया था। उसने बेड पर सिर पटका। कितनी बेपरवाह थी वो। पहले तो सामान अंजलि और रिया ही रखती थी। इस बार उसने खुद पैकिंग की थी। हालांकि रजत ने कहा था कि वो मदद कर देगा, पर औरतों की तो हजारों ऐसी वैसी चीजें होती हैं, वो कैसे उसे दिखा सकती थी। उसने साफ मना कर दिया था तो वो उसके सूटकेस के पास भी नहीं आया। प्रतिभा ने गुस्से में सामान सेट किया। अगले दिन प्रमिला आ गई थी। उसने किसी को नहीं बताया था कि उसकी शादी हो चुकी है। वो खामोश ही रही। उसे पूनम से पता चला कि आदित्य अमेरिका चला गया है। वो उसकी जिंदगी को नर्क बनाकर भाग गया था। प्रतिभा ने आदित्य की हरकत किसी को नहीं बताई। उसका पति जानता था, बस वही काफी था। कॉलेज शुरू हो गया। सब पढ़ाई में लगे थे। दूसरा सेमेस्टर शुरू होने वाला था। अभी भी 2 सेमेस्टर बाकी थे। प्रतिभा का पूरा ध्यान पढ़ाई पर था। 1 महीना बीत गया। उसकी रजत से बात नहीं हुई थी। फोन भी पास नहीं था कि जिससे बात कर पाती। उसका आखिरी पेपर था। वो दोनों हॉस्टल आकर सो गईं। तभी एक लड़की भागती हुई उनके कमरे में आई। अरे प्रतिभा, तुमसे कोई मिलने आया है, उसने तुनक कर कहा तो प्रमिला और प्रतिभा ने गुस्से से देखा। एक तो नींद पूरी नहीं हुई थी, ऊपर से ये नखरे। कौन आया है? प्रमिला ने खींच कर पूछा। बहुत ही हैंडसम है। ये सुनते ही प्रतिभा झटके से उठी। उफ, रजत यहाँ आ गया था। वो दुपट्टा भी ठीक से ओढ़ नहीं पाई और सीढ़ियाँ कूदती फांगती नीचे की तरफ भागी। तभी प्रमिला ने तुरंत पूनम और तनु को कॉल की और बोली, तुम दोनों जल्दी से आ जाओ। तुम्हें पता है कितना हैंडसम और डैशिंग लड़का अपनी प्रतिभा से मिलने आया है। प्रमिला की बात सुनकर वह दोनों बोली, अरे हम लोग तो बस कॉलेज के अंदर आ ही चुके हैं। ठीक है, हम भी आ रहे हैं। वह दोनों भी भागती हुई हॉस्टल एरिया की तरफ आईं। रजत और प्रतिभा दोनों सीढ़ियों के आखिर में खड़े थे। तुम यहाँ? प्रतिभा हैरान होकर पूछ रही थी। वो अंकल ने मैसेज किया था, तुम्हारी फीस का वाउचर है, मैंने फीस भर दी है। और हाँ, ये लो मोबाइल, तुम घर पर ही छोड़ आई थी। उसने दोनों चीजें प्रतिभा को थमाई। पापा ने खुद फीस नहीं भरी? उसकी बात सुनकर रजत ने उसे ऐसे देखा जैसे कह रहा हो, कभी अकल की भी बात कर लिया करो। प्रतिभा, वो क्यों भरेंगे? तुम मेरी जिम्मेदारी हो, उसने थोड़े रौब से कहा। ये लो पैसे। उसने काफी सारे नोट उसकी तरफ बढ़ाए तो वो मुंह खोले उसे देखती रह गई। खर्चे के लिए हैं, छोटी छोटी जरूरतों के लिए अंकल को फोन करोगी तो सोचेंगे उनका दामाद निकम्मा है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। प्रतिभा हैरान रह गई। ये तुम्हें चोट कहाँ से लगी? उसके माथे और हाथ पर चोट के निशान थे। ओ हाँ, तुम तो गुंडे हो, उसने धीरे से कहा। गुंडा कहा तो रजत हंस पड़ा।
तुम्हें फोन करके पागल हो रहा था। माँ ने उठाया और बताया कि तुम फोन घर पर भूल गई हो। उसने बात बदल दी। अच्छा चलता हूँ, जब घर आना हो एक कॉल कर देना, और हाँ, मेरी कॉल्स उठा लिया करना। उसने करीब आकर उसे गले से लगाया, माथे पर किस किया और मुस्कुराकर देखकर चला गया। कितनी देर तक वो वहीं खड़ी रह गई, लेकिन फिर वो तीनों उसके सामने आ गईं। ये क्या था प्रतिभा? ये कौन थे मिस्टर हैंडसम? वो तीनों तो हैरानी से मरने वाली थीं। पति है मेरा, उसने मुंह बनाकर कहा। पति? व्हाट? तीनों चीख पड़ी। इतना हैंडसम पति कहाँ मिलता है, वो भी इतना स्टाइलिश? सबकी निगाहें रजत पर टिक गई थी। बड़ी दीदी की शादी करवाने गई थी या अपनी ही कर ली? पूनम ने चुटकी ली। पापा ने कहा था इस लड़के से शादी कर लो, अच्छा है, खुश रखेगा। उसने पापा के वो लफ्ज याद किए जो शादी से पहले बोले थे। अंकल से कहना मेरे लिए भी कोई ढूंढ दे, पूनम ने हंसते हुए कहा। प्रतिभा ने गुस्से से उन तीनों को देखा, फिर तीनों ने रजत का नाम लेकर उसे बार बार छेड़ा। हालांकि उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी वह तीनों कहने लगी, लेकिन तुमने ना तो गले में मंगलसूत्र पहना है, ना ही माथे पर सिंदूर, ऐसा क्यों? यह सुनते ही प्रतिभा थोड़ा सा झेप गई और बोली, वह दरअसल मैं इस शादी के बारे में किसी को बताना नहीं चाहती थी, इसीलिए हॉस्टल आते ही मैंने दोनों चीजें हटा दी। यह सुनते ही वह तीनों चिल्लाई, पागल हो गई हो तुम? भला इसमें भी ऐसी क्या छुपाने वाली बात है? तुम्हारा पति तो कितना हैंडसम है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए और अपनी सुहाग की चीजों का सम्मान करो, समझी? यह सुनते ही प्रतिभा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तुरंत ही फ्रेश होने के बाद अपनी मांग भी भरी और बैग से निकालकर एक छोटा सा स्टाइलिश मंगलसूत्र भी पहन लिया जो बहुत खूबसूरत लगता था। अगले 4 दिन उसे यूनिवर्सिटी जाना पड़ा। फिर 10 दिन की छुट्टियां मिल गईं। रजत को उसने मैसेज कर दिया था। फोन कॉल वो ना करती थी और ना उठाती थी। जब वो लेने आया तो हॉस्टल की लड़कियां खिड़कियों से झांकने लगीं। प्रतिभा ने सिर हिलाकर नकार दिया, ये सब लड़कियां तुम्हारी दीवानी हैं। उसने गर्दन बाहर निकालकर उन्हें देखकर कहा, लेकिन मैं जिसको चाहता हूँ वो मुझे घास नहीं डालती। रजत का अफसोस वही था। प्रतिभा ने कुछ जवाब नहीं दिया और सफर खामोशी में कट गया। लेकिन रजत ने म्यूजिक चला दिया। वो देख रहा था जितना वो प्रतिभा को मनाने की कोशिश करता वो उतनी ही दूर भागती। घर पहुंचे प्रतिभा अपनी सास से मिली तो उन्होंने उसे खूब प्यार दिया और वो कमरे में चली गई। रजत पांव फैलाकर लेटा था। प्रतिभा को हैरत हुई। वो तो उसके आगे पीछे घूमता और बात करने की कोशिश करता था, लेकिन अब उसके आते ही मुंह फुला लिया था। खाना खा लिया? उसने पूछा तो रजत ने सिर हिलाकर मना कर दिया। तुम मेरे दुपट्टे पर बैठे हो। उसने दुपट्टा मांगा तो उसने बिना नजर उठाए दे दिया। प्रतिभा को गुस्सा आ गया कि वो बात क्यों नहीं कर रहा था, वो छेड़ भी नहीं रहा था। गुस्से में उसने जोर से दरवाजा बंद किया और कमरे में चली गई तो रजत हंस पड़ा। पागल लड़की, वो जानता था प्रतिभा ज्यादा देर उसकी बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी जिस तरह वो प्रतिभा की करता था। खाना खाने के बाद उसकी सास सो गई जबकि रजत दूसरे कमरे में था। उसके बेड पर लेटते ही प्रतिभा को उसकी कमी महसूस हुई। वो करवटें बदलती रही कि अचानक दरवाजा खुला और थका हारा सा रजत आकर लेट गया। प्रतिभा की कांपती पलकों को देखकर वो मुस्कुराने लगा। मतलब वो सोई नहीं थी, उसी का इंतजार कर रही थी। रजत ने लाइट बंद की और खींचकर प्रतिभा का नाजुक वजूद अपने घेरे में भर लिया। कितने दिन से ये खूबसूरत एहसास मिस कर रहा था, बता भी नहीं सकता। 10 दिन गुजर गए तो प्रतिभा को वापस हॉस्टल छोड़ना पड़ा। रजत का दिल नहीं करता था छोड़ने का, लेकिन उसका काम ही कुछ ऐसा था। वो रात रात भर घर नहीं होता था, इसीलिए प्रतिभा के लिए यही बेहतर था कि वो हॉस्टल रहे। उसका यूनिवर्सिटी जाने का मन नहीं था, फिर भी उसे आना पड़ा। आज इम्पोर्टेंट लेक्चर था। रजत से 1 हफ्ते से बात नहीं हो पाई थी। प्रतिभा कैंटीन में बैठी थी, अगले लेक्चर की तैयारी कर रही थी कि अचानक तेज धमाके की आवाज आई और फिर चारों तरफ से काले नकाब पहनकर कुछ लोग कैंपस एरिया में घुस आए और सारे स्टूडेंट को एक जगह बिठा दिया। बार बार गोलियां चलने की
आवाज भी सुनाई दे रही थी। प्रतिभा उस वक्त कैंटीन में थी। वह टेबल के नीचे खुद को बचाने के लिए छुप गई, लेकिन उन नकाबपोशों ने सभी को एक एक करके ढूंढ लिया। वह लोग पिछले 4 घंटे से उन लोगों की कैद में थे। अगर कोई स्टूडेंट विरोध करता तो वह उसे बहुत ही बेरहमी से मारते थे। बेचारी प्रतिभा बुरी तरह से डर के मारे कांप रही थी। उसे लग रहा था कि आज तो वह अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। तभी अचानक एक बार फिर से बाहर से गोलियों और धमाकों की आवाज आना शुरू हो गई, जिससे सारे नकाबपोश भी बुरी तरह से हड़बड़ा गए और उनमें से कुछ बाहर निकलकर भाग गए। इस मौके का फायदा उठाकर प्रतिभा भी पीछे की एक टूटी दीवार से निकलकर कैंटीन एरिया से छुपकर कोई सुरक्षित जगह तलाश करने लगी कि तभी अचानक उसके पीछे से किसी ने बंदूक रखनी। डर के मारे उसके हाथ पांव कांपने लगे थे और वह फूट फूट कर रोने लगी कि मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे मत मारना। वह इतना घबरा गई कि घुटनों के बल नीचे बैठ गई और तभी उस आदमी ने उसके माथे पर बंदूक रख दी। तभी उसने अपनी आंखें खोलकर सामने खड़े हुए आदमी को देखा तो उसे जोरदार झटका लगा। सामने और कोई नहीं, रजत खड़ा था, जिसने आर्मी की ड्रेस पहन रखी थी। यह देखते ही वह हैरान रह गई। रजत ने तुरंत अपनी बंदूक प्रतिभा के माथे से हटाई और दोनों कान पकड़कर सॉरी कहने लगा। उसे उठाकर अपने गले से लगा दिया। बोला, माफ करना, मैं बस छोटा सा मजाक कर रहा था। प्रतिभा तो उसे थाम कर कुछ पलों के लिए हैरान होकर देखती ही रह गई। वह इस वक्त आर्मी की ड्रेस में गजब का हैंडसम लग रहा था और फिर अचानक वह उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। रजत ने उसे चुप करवाया और पूछा, तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई है? प्रतिभा ने रोते हुए इनकार में अपना सिर हिलाया और तभी उसकी नज़र कैंपस के एरिया पर पड़ी, जहां ढेर सारे आर्मी के लोग दिख रहे थे जो उन नकाबपोशों को पकड़ कर लेकर जा रहे थे और स्टूडेंट को उनसे छुड़वा रहे थे। प्रतिभा ने रजत से कहा, इसका मतलब तुम गैंगस्टर नहीं हो। इस हालत में प्रतिभा को सबसे ज्यादा सुकून इस बात से मिला कि वो गलत इंसान नहीं है। हाँ मेरी जान, मैं मिशन पर था और हम अपने सीक्रेट खुद से भी छुपाते हैं। तो फिर मैं तुम्हें कैसे बता देता? जब तुमने मुझे अपना पति कहा था तभी मैंने ठान लिया था कि तुम्हें ही अपनी पत्नी बनाऊंगा। वो नरमी से उसके बाल सहलाते हुए बोला, क्या हम इस जंग के माहौल में भी ऐसे प्यार भरी बातें करेंगे? प्रतिभा ने सीने पर रखा सिर उठाकर पूछा तो रजत के होंठ मुस्कुरा उठे। प्रतिभा को इत्मीनान से देखकर वो भी खुश हो गया। देखो, वैसे तो मैं तुम्हें पहले बता देता, लेकिन आर्मी के कमिटमेंट हमेशा निभाने के लिए किए जाते हैं और मैंने अपनी वर्दी से कमिटमेंट किया था। अब सब कुछ क्लियर हो गया। रजत प्रतिभा को सेफ्टी के साथ लेकर हॉस्टल आ गया। वहाँ एक हैंडसम फौजी को देखकर सारी लड़कियां मरने लगी थी। ये देखकर प्रतिभा को गुस्सा आया और उसने अपनी बेड की चादर रजत पर डाल दी। नजर लग जाएगी तुम्हें। उसकी बात सुनकर वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। कल शनिवार है, घर चलें। अगले कई दिन तक अब यूनिवर्सिटी भी बंद रहेगी। उसे मालूम था कि ऐसे हालात के बाद तो महीने भर क्लास बंद ही रहती है। मैं सामान पैक कर लूं। प्रतिभा मुस्कुराकर बोली तो रजत उसे देखकर बस फिदा हो रहा था। दोनों घर आ गए। रजत ने वर्दी बदल ली थी। हेडक्वार्टर्स में रिपोर्ट भी सबमिट करा दी थी। उसका काम क्लियर था। रात के खाने पर खास इंतजाम था। रजत की माँ की सहेली और उनकी बेटी आई हुई थी। वो रजत से हंस हंस कर बातें कर रही थी और प्रतिभा अंदर ही अंदर जल रही थी। बस कर दो सारा, आज ही हंस लोगे, प्रतिभा ने चिढ़कर कहा तो रजत ने हैरानी से देखा। तुम्हारे साथ ज्यादा हंसता हूँ ये तो तुमने कभी नोट ही नहीं किया, बल्कि तुम ही वो इंसान हो जो मुझे दिल से हंसाती हो। वो निवाला बनाकर उसके मुंह के आगे ले आया। प्रतिभा ने मुंह खोलकर निवाला ले लिया और रजत मुस्कुरा दिया। आंटी और उनकी बेटी जलकर रह गईं, क्योंकि उनका शुरू से रजत के साथ अपनी बेटी की शादी करने का इरादा था। रजत ने प्रतिभा की गलतफहमी दूर कर दी। रात खाने के बाद प्रतिभा कमरे में आई तो रजत ने उसे अपनी पकड़ से भागते देखा। वो दरवाजे की तरफ लपका और उसे पकड़ लिया। पहले गैंगस्टर का बहाना था, अब क्या बहाना है जो मुझे स्वीकार नहीं कर रही? वो उसका चेहरा थाम कर पूछने लगा। प्रतिभा पलके भी उठा नहीं पा रही थी। नहीं, अभी छोटी हूँ, अभी तो मैं। उसने होठों पर उंगली रख दी। इतनी छोटी हो कि तुम्हें समझ नहीं आता कि मेरे जज्बात अब मेरे बस में नहीं। वो उसे बेड पर लाकर उसके चेहरे के करीब चेहरा किए बोला, पहले दिन से समझ आता है,
उसने बोलकर मुंह पर हाथ रख लिया। बहुत अच्छे से समझ आता है, लेकिन पति को तड़पाकर मारने का प्लान बना रखा है। आज उस प्लान का अंत है। मिस प्रतिभा, रजत उसकी कलाई को पकड़ लिया। रजत, मैं तुम्हें मार डालूंगी, छोड़ो। उसकी बात सुनकर वो हंस पड़ा और उसकी कलाई छोड़ दी। मार ही डाला है जालिम, अपनी मासूम बातों और खूबसूरती से। मैं तुम्हारे पापा से मिला था, उन्हें आदित्य वाली चालबाजी के बारे में मैंने सब बता दिया है, और ये भी कि इस सब में तुम्हारा कसूर नहीं था। वो कल तुमसे मिलने का कह रहे थे। उसने बातों में उलझाकर प्रतिभा को अपनी कैद में कर लिया। प्रतिभा जवाब भी ना दे पाई, शर्म से नजरें झुका ली और रजत मुस्कुराने लगा। उसे लग रहा था इस अनजान लड़की से उसकी आत्मा का रिश्ता है, तभी तो वो हमेशा उसके लिए सुकून लेकर आती थी। मेरी रूह की साथी, आई लव यू। उसकी धीमी आवाज प्रतिभा के कानों में पिघलकर उतर गई। प्रतिभा के सारे शक दूर हो गए थे। अब बस दोनों की धड़कनें एक ही ताल पर धड़क रही थी। यह पूरी कहानी काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन, शिक्षा, सस्पेंस आधारित कहानी प्रस्तुत करना है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को हाइप भी दें। ऐसी और भी रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।